हाय गाइस, मेरा नाम है नमन शर्मा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्लाइमेट चेंज का। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम हमेशा एनवायरनमेंट का मतलब ही हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है। आजकल तो क्लाइमेट के चेंज के बारे में हर रोज कोई ना कोई टॉपिक आता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड फील्ड हो, हम एनवायरनमेंट से रिलेट करके ही उसको पढ़ते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है क्या? फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज हेयर मीन्स। इट मीन्स डिफरेंट बिहेवियर देन नॉर्मल। इससे मतलब क्या समझे आप? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कोई चीज, क्लाइमेट तो हमेशा से चेंज होते हुए आ रहा है। पहले टेम्परेचर बहुत हाई था जब अर्थ फॉर्म हुई थी, उसके बाद स्लोली स्लोली वो कम हुआ, तभी तो लाइफ सर्वाइव कर पाई उस पर। क्लाइमेट हमेशा से चेंज करते आ रहा है, मगर अब जो क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है वह तेज हो गया है। कम समय में ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज उसे बोलते हैं जहाँ पे नॉर्मल फिनोमेना से कुछ हटके हो। जैसे सपोज डेजर्ट में ज़्यादा रेन होने लगे, बर्फ वाली जगहों पे सर्दियों की जगह गर्मियों में ज़्यादा बर्फ होने लगे, तो फिनोमेना नॉर्मल से अलग हटके हो, उसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। और फॉर दैट कोई भी चेंज ऐसे ही होता है, जब कोई चीज़ नॉर्मल फिनोमेना से हटके हो तो उसे चेंज बोला जाता है। अब ये चेंज हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज हमेशा से ही हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मगर इसकी स्पीड इस वक्त बहुत गुना कई गुना बढ़ गई है। और इस स्पीड बढ़ने के चक्कर में ये जो फिनोमेना है इसने अर्थ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब चलते हैं कुछ कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेचुरल कॉजेज़ तो जानते हैं, वॉल्केनिक इरेप्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओशन करंट हो गया। ये तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, मगर इसकी वजह से तो हमेशा से चेंज होते आ रहा है। मगर जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो है मैन मेड कॉजेज़। पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, ये सब की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। उससे अर्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हम जानते ही होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि अर्थ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ से टकरा के लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में इतनी एनर्जी तो होती नहीं है। ये फिनोमेना मैं बताऊंगा कि लॉन्ग वेव में क्यों इतनी एनर्जी नहीं होती, एंड में बताऊंगा मैं। पर ये आप समझ ली, यहीं पे समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। सपोज अर्थ है और सन से लाइट आ रही है, वो शॉर्ट वेव में आ रही है, वो अर्थ से अंदर आई, वो अर्थ से अंदर आकर टकरा के एनर्जी लॉस हुई और वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो गई। ये लॉन्ग वेव जब अर्थ को से बाहर जा नहीं पाए, अर्थ के एटमोसफियर में अटक जाए, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करेगी। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए? जब कोई रेस अर्थ के एटमोसफियर में अटक जाए रात को और वो एटमोसफियर से एस्केप नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज होगा, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जान लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कारण है। आप लोग सोच रहे होंगे वाटर वेपर कैसे हो सकता है? वाटर वेपर भी होता है। ये खासतौर पर उन जगह पर होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ पे वाटर वेपर की कंटेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर का रोल भी बहुत ज़्यादा होगा। अब चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द कैपेसिटी ऑफ अ गैस टू हीट अप द एटमॉस्फेयर। Here CO2 gas is used as a reference and we compare other gases with it. हर जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे अगर किसी चीज हमने अर्थक्वेक को ही लिया तो हम जीरो लेते हैं, वो मिनिमम होता है, उससे बढ़ते बढ़ते हर चीज के एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे आप कंपेयर कर सके। इस पर CO2 गैस को रेफरेंस पॉइंट लिया गया। CO2 गैस को रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया गया मैं समझाता हूँ। सपोज करिए 1 टन ऑफ CO2 है, वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने कहा वही एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है एटमॉस्फेयर से, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब 1 टन CO2 कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम 1 मान लेंगे। सपोज 1 टन ऑफ CO2 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया CO2 का। इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और बाकी गैसेस का इसके रिलेटिव में कंपेयर करेंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि 100 जूल हो गया, ऐसा होता नहीं है, इससे ज़्यादा होता है, मगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज 100 टन 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है।
तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान के बाकी सबको वो मानेंगे, इसको यूनिट 1 मान लेंगे, बाकी इसको इसके कंपैरिजन में मानेंगे कि CO2 के कंपैरिजन में कितना ग्लोबल पोटेंशियल है। ओजोन, ओजोन लेयर जब एटमॉस्फेयर के नीचे वाली लेयर में होती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फियर में होती है, तो वो हानिकारक होती है। और स्ट्रेटोस्फियर में वही लाइफ गिविंग लेयर होती है। सबसे लोएस्ट लेयर हम जानते हैं वो होती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो जो लोअर लेयर में एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन हो तो वो तो हानिकारक होती है, मगर ऊपर लेयर में बीच वाली स्ट्रेटोस्फियर में हो तो वो बेनिफिशियल होती है। ओजोन की जो ओजोन को विथ की मेजरमेंट, विथ से मेजर करा जाता है, मतलब कितनी मोटाई है, उस ओजोन लेयर की मेजरमेंट विथ में होती है, और उसकी यूनिट जो होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। ओजोन का काम क्या होता है, जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, सन से रेज निकली उसमें से जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं वो अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। अगर वो अर्थ तक पहुंचेंगे तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होंगी, वो प्लांट्स में ह्यूमंस में रेडिएशन कॉज करेंगी, स्किन कैंसर होंगे, मेलोनीमा होगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, टेम्परेचर एबनॉर्मल राइज होगा। इसलिए यूवी रेस को रोकने के लिए ओजोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हमें हटाना होगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं और ये यूवी रेस को आने देते हैं। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जो अब तक का सबसे कामगार प्रोटोकॉल है ओजोन डिप्लीटेशन के लिए, 1989 में। अब टाइप्स ऑफ यूवी रेज पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ ली कि यूवी रेज आती हैं ओजोन से आती हैं और ओजोन घुस जाती हैं। अब यूवी रेज आती हैं तो उसमें इसका भी डिस्टिंग्विशन होता है। यूवी रेज 3 तरीके की होती हैं बेसिकली, यूवी ए, बी और सी। तो ए जो होती है वो सबसे कम हार्मफुल होती है और सी जो होती है मोस्ट लीथल। आप ये देख लीजिए, ए से बढ़ते बढ़ते सी तक हार्मफुलनेस बढ़ती जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं एनर्जी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव वाला फिनोमेना पहले बताया था, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। ये वेव होती है एच। अब क्या हुआ, जैसी वेवलेंथ, इसमें देखिए आप वेवलेंथ लैम्डा जो डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू छोटी हो, यानी कि शॉर्ट वेव्स हो, तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसे शॉर्ट वेव जब आती है तो उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। जब वो टकरा जाती है एनर्जी लॉस कर देती है, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। मतलब वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उनकी एनर्जी घट गई। आप वेवलेंथ फॉर्मूले में बढ़ा देंगे तो एनर्जी घट जाएगी अपने एनपी। तो इसलिए ये मैं समझाने के लिए आपको छोड़ा जाता है कि कैसे शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव आप समझेंगे और कैसे ये E इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।